भाई अनंत, जॉर्ज वर्गीस जी, राजकमल झा, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के सभी अन्य साथी, एक्सेलेंसीज, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज हम सब एक ऐसी विभूति के सम्मान में यहाँ आए हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता, अभिव्यक्ति और जन आंदोलन की शक्ति को नई ऊंचाई दी है। रामनाथ जी ने एक विजनरी के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर के रूप में, एक नेशनलिस्ट के रूप में और एक मीडिया लीडर के रूप में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को सिर्फ एक अखबार नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में भारत के लोगों के बीच स्थापित किया। उनके नेतृत्व में यह समूह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय हितों की आवाज बना। इसलिए 21वीं सदी के इस कालखंड में जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तो रामनाथ जी की प्रतिबद्धता, उनके प्रयास, उनका विजन हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस व्याख्यान में आमंत्रित किया। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, रामनाथ जी गीता के एक श्लोक से बहुत प्रेरणा लेते थे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अव्याप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान भाव से देखकर कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। रामनाथ जी आजादी के आंदोलन के समय कांग्रेस के समर्थक रहे, बाद में जनता पार्टी के भी समर्थक रहे, फिर जनसंघ के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। विचारधारा कोई भी हो, उन्होंने देश हित को प्राथमिकता दी। जिन लोगों ने रामनाथ जी के साथ वर्षों तक काम किया है वो कितने ही किस्से बताते हैं जो रामनाथ जी ने उन्हें बताए थे। आजादी के बाद जब हैदराबाद और रजाकारों को उसके अत्याचार का विषय आया तो कैसे रामनाथ जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद की। 70 के दशक में जब बिहार में छात्र आंदोलन को नेतृत्व की जरूरत थी तो कैसे नानाजी देशमुख के साथ मिलकर रामनाथ जी ने जेपी को उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। इमरजेंसी के दौरान जब रामनाथ जी को इंदिरा गांधी के सबसे करीबी मंत्री ने बुलाकर धमकी दी कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तो इस धमकी के जवाब में रामनाथ जी ने पलटकर जो कहा था, ये सब इतिहास के छिपे हुए दस्तावेज हैं। कुछ बातें सार्वजनिक हुई, कुछ नहीं हुई हैं, लेकिन ये बातें बताती हैं कि रामनाथ जी ने हमेशा
सत्य का साथ दिया, हमेशा कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, भले ही सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों न हो। साथियों, रामनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि वे बहुत अधीर थे। अधीरता नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। वो अधीरता जो परिवर्तन के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कराती है, वो अधीरता जो ठहरे हुए पानी में भी हलचल पैदा कर देती है। ठीक वैसे ही आज का भारत भी अधीर है। भारत विकसित होने के लिए अधीर है। भारत आत्मनिर्भर होने के लिए अधीर है। हम सब देख रहे हैं 21वीं सदी के 25 साल कितनी तेजी से बीते हैं। एक से बढ़कर एक चुनौतियां आई, लेकिन वो भारत की रफ्तार को रोक नहीं पाई। साथियों, आपने देखा है कि बीते 4-5 साल कैसे पूरी दुनिया के लिए चुनौतियों से भरे रहे हैं। 2020 में कोरोना महामारी का संकट आया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितताओं से घिर गई, ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और सारा विश्व एक निराशा की ओर जाने लगा। कुछ समय बाद स्थितियां संभलना धीरे धीरे शुरू हो रहा था, तो ऐसे में हमारी पड़ोसी देशों में उथल पुथल शुरू हो गई। इन सारे संकटों के बीच हमारी इकोनॉमी ने हाई ग्रोथ रेट हासिल करके दिखाया। साल 2022 में यूरोपियन क्राइसिस के कारण पूरे दुनिया की सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट प्रभावित हुआ। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसके बावजूद भी 2022-23 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तेजी से होती रही। साल 2023 में वेस्ट एशिया में स्थितियां बिगड़ी, तब भी हमारी ग्रोथ रेट तेज रही। और इस साल भी जब दुनिया में अस्थिरता है, तब भी हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। साथियों, आज जब दुनिया डिसरप्शन से डर रही है, भारत वाइब्रेंट फ्यूचर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आज इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं कह सकता हूं, भारत सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट ही नहीं है, भारत एक इमर्जिंग मॉडल भी है। आज दुनिया इंडियन ग्रोथ मॉडल को मॉडल ऑफ होप मान रहा है। साथियों, एक सशक्त लोकतंत्र की अनेक कसौटियां होती हैं और ऐसी ही एक बड़ी कसौटी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी की होती है। लोकतंत्र को लेकर लोग कितने आश्वस्त हैं, लोग कितने आशावादी हैं, ये चुनाव के दौरान सबसे अधिक दिखता है। अभी 14 नवंबर को जो नतीजे आए वो आपको याद ही होंगे। और रामनाथ जी आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।